नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन आवर स्क्रीन, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया कौन सा ट्राइलेमा फेस कर रहा है। ये जो ट्राइलेमा है इंडियन इकोनॉमी से निकल कर आया है। भारत सरकार और आरबीआई ये दोनों मिलकर एक ट्राइलेमा फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये जो टॉपिक है इनसाइड नोट से लिया गया है, इन्हीं को डिस्कस करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ग्राफ के बारे में ये बताया गया है कि पिछले एक दशक से हो क्या रहा है कि जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी लैंडिंग बास्केट यानी उनका जो लोन देने की क्षमता है उसमें शार्प ड्रॉप देखने को मिला है। ये जो क्षमता थी ये पहले 75.1% थी और अब ये गिर कर सिर्फ 57.5% ही हो गई है। इसका मतलब ये है कि पीएसबी यानी जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो अपने शेयर्स को लगातार लूज करते जा रहे हैं यानी खोते जा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि यही समस्या बन के सामने आ रही है भारत सरकार और आरबीआई के सामने। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो आप इसमें नोटिस कर सकते हैं दोस्तों कि जून 2005 से मार्च 2020 तक का ये डाटा है। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक जो जून 2005 में 71% के आसपास लोन दिया करता था, अब यही पब्लिक सेक्टर बैंक गिर कर 57.5% लोन देने लगा है। शार्प गिरावट इसमें देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो 2005 में इनकी नंबर जितना कम था 2020 में इनका लोन देने की क्षमता बढ़ गई है। तो एक तरफ दोस्तों जहां पब्लिक सेक्टर बैंक्स निराशाजनक परफॉर्म कर रहे हैं वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस परफॉर्मेंस के बारे में किसने बताया है यानी कौन है जो इस ट्राइलेमा के बारे में बता रहा है, तो आरबीआई के जो फॉर्मर गवर्नर हैं मिस्टर उर्जित पटेल, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस बुक में इन्होंने बताया है कि एक ऐसा ट्राइलेमा है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस आरबीआई ये दोनों मिलकर फेस कर रहे हैं। और ये जो ट्राइलेमा है ये किसके बारे में है, मेनली इसमें तीन चीज़ें बताई गई हैं कि ये तीन काम करना ऑलमोस्ट पॉसिबल है। पहली बात तो ये है कि सोवरिन यानी गवर्नमेंट के बारे में कहा गया है कि हैव डोमिनेंस ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स इन द बैंकिंग सेक्टर, यानी भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें सरकारी बैंक्स का प्रभुत्व हो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा आरबीआई से रिलेटेड है, ये बोलते हैं कि रिटेन इंडिपेंडेंट रेगुलेशन, तो इंडिपेंडेंट रेगुलेशन करना भी पॉसिबल नहीं है। और तीसरा ये है कि पब्लिक डेट प्लस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी टारगेट, इन दोनों से आप सटे रहें चिपके रहें। तो अब ये बोला गया है दोस्तों कि ये तीनों ही पॉइंट्स को एक ही समय पे एक ही बार में अचीव करना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, इन तीनों में से दो को अचीव किया जा सकता है। और ये दो कौन कौन से हैं, अगर इन्हीं की बात की जाए तो आप या तो ये कर सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर को आप डोमिनेंट बना दीजिए यानी इनका प्रभुत्व स्थापित कर दीजिए और इसी के साथ ही इंडिपेंडेंट रेगुलेशन कर दीजिए आरबीआई के द्वारा, या तो ये दोनों काम आप कर सकते हैं। या फिर प्रीडोमिनेंट पब्लिक सेक्टर, आप पब्लिक सेक्टर को प्रीडोमिनेंट कर दीजिए। और दूसरा काम ये है कि इंडिपेंडेंट रेगुलेशन को आप भूल जाइए और आप जीडीपी टारगेट और डेट के टारगेट से आप चिपके रहिए। तो इन दोनों में से मतलब इन चारों में से कोई दो काम हो सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रीडोमिनेंट तो सेम है, इन दोनों को अलग अलग किया गया है। तो अब इन तीनों में से कोई दो काम ही पॉसिबल हो सकते हैं। लेट्स से अगर गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का डोमिनेशन हो बैंकिंग सेक्टर में तो ठीक है, हो जाएगा, बैंकिंग सेक्टर में पब्लिक सेक्टर बैंक का डोमिनेशन हो जाएगा। उसी के साथ गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि पब्लिक डेट जो है वो ऊपर ना जाए, यानी जो बैंकों के द्वारा उधारी लेने का जो सिस्टम है वो ऊपर ना जाए, ये नंबर ना बढ़े। तो गवर्नमेंट एक समय पे ये दोनों चीज़ें चाहती है। पहला तो ये कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ये इनका प्रभुत्व जमा रहे पूरे बैंकिंग सिस्टम में, और दूसरा ये है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनकी परफॉर्मेंस खुद में ही इतनी अच्छी हो जाए कि इनका जो डेट है यानी उधारी है वो ऊपर ना जाए, यानी इनके ऊपर लोन ना चढ़े। अब अगर ये सिचुएशन गवर्नमेंट चाहती है तो इस सर्कमस्टांस में क्या होगा, इन दिस सिनेरियो रिजर्व बैंक विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन इंडिपेंडेंट रेगुलेशंस। यानी कि दोस्तों इस सिचुएशन में एक चीज़ ये हो सकती है कि गवर्नमेंट का प्रभुत्व जो है ये स्थापित हो जाएगा।
प्लस पब्लिक डेट भी ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन एक चीज़ को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और वो है इंडिपेंडेंट रेगुलेशन बाय आरबीआई। इसको आप भूल जाइए। अब होता क्या है दोस्तों कि अगर आप बैंकिंग सिस्टम को डोमिनेट करना चाहते हैं तो पीएसबी को क्या करना पड़ेगा, यानी जो सरकारी बैंक है इनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना पड़ेगा, लैंडिंग को फास्ट करना पड़ेगा। और अगर लैंडिंग फास्ट नहीं हो पाई तो आप ये डोमिनेशन की बात बिल्कुल भूल जाइए। अब क्या होगा दोस्तों, अगर लैंडिंग को फास्टली दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिए जाएंगे, इससे क्या होगा, बैड लोन्स भी बढ़ेंगे। या ये तो बैड लोन होते हैं, या फिर लोन ऐसे भी होते हैं जिनको 90 दिन या इनसे ज़्यादा दिन हो जाते हैं लेकिन चुकाया नहीं जाता, तो इस तरीके के लोन बढ़ जाएंगे। अब अगर ऐसा होता है तो दोस्तों हम सभी को पता है कि जो बैड लोन है उनकी रिकवरी के नाम पे बहुत छोटा सा अमाउंट है जो रिकवर हो पाता है, यानी बैड लोन्स की समस्या बहुत बड़ी और विकराल समस्या है गवर्नमेंट के सामने एज दी ओनर। अब अगर क्या होगा दोस्तों कि बैंक ने लोगों को पैसे दे दिए, अब लोगों ने वो पैसे वापस बैंक को नहीं दिए, बैंक बार बार लोगों को पैसे दे रहा है लेकिन लोग वापस से पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि बैंक की मनी ड्रेन हो जाएगी, बैंक दिवालिया हो जाएगा। तो एक दिवालिया बैंक किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम को डोमिनेट कर सकता है, नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ओनर होती है, ये मालिक होती है, तो अब गवर्नमेंट के ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार आ जाता है कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में यानी इन पीएसबीज में इन्वेस्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा मनी, और ताकि ये जो पीएसबी हैं लगातार लैंडिंग देते रहें, जिसकी वजह से ये पीएसबी जो है बैंकिंग सेक्टर में डोमिनेशन स्थापित कर पाए। अब अगर दोस्तों यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, अब अगर गवर्नमेंट ज़्यादा मनी डालती है पीएसबी में तो एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा है गवर्नमेंट का वो ऊपर चला जाएगा, यानी इस खर्चे का गवर्नमेंट ने ज़्यादा अंदाज़ा लगाया नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब ये खर्चा भी आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये गवर्नमेंट का ऊपर चला जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा मनी बोरो करनी पड़ेगी, वो आरबीआई से बोरो करेगा। अब अगर गवर्नमेंट और भी ज़्यादा मनी बोरो करेगी तो अब क्या होगा दोस्तों, एक और प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम ये होगी कि जो पब्लिक डेट है वो जीडीपी रेशो से ऊपर चला जाएगा, यानी जीडीपी रेशो और पब्लिक डेट के बीच में जो रेशो होता है, जो अनुपात होता है वो बढ़ जाएगा, और ये नेगेटिव होता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब अगर हम बात करें तो पब्लिक डेट जो है उसका रेशो जीडीपी से अगर इसको राइज होने से बचाना है तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए दोस्तों एक चीज़ है जो रिजर्व बैंक को करनी पड़ेगी, और वो ये है कि जो रेगुलेशंस हैं बैड लोन को पहचानने के, उन रेगुलेशंस में थोड़ा सा डाइल्यूशन लाना चाहिए, यानी उनको थोड़ी नरमी बरती जानी चाहिए। आप बैड लोन को पहचानने के लिए आपने अगर 10 रूल्स बनाए हैं, इन 10 रूल्स में से 8 तो नॉर्मल है लेकिन 2 जो हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो इन दोनों को हटा दीजिए और इसको 8 बना दीजिए। इस हिसाब से क्या हुआ, आपने इन नियमों में ये जो नियम है इसमें आपने नरमी बरती है, और यही ज़रूरत है अगर इस रेशो को ऊपर जाने से बचाना है तो। अब अगर होता क्या है दोस्तों कि मान लीजिए आरबीआई ने ये कर भी दिया, मान लीजिए रेगुलेशंस को डाइल्यूट कर भी दिया, इन सच केस द गवर्नमेंट नीड नॉट इन्वेस्ट द पीएसबी इमीडिएटली। अब अगर क्या होता है दोस्तों, नियमों में रेगुलेशंस में डाइल्यूशन आ जाता है, तो इस डाइल्यूशन की वजह से अब होता क्या है कि गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है कि वो पीएसबी में अभी जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट कर दे, नहीं, आप थोड़ा रुकिए, इंतज़ार कीजिए। पीएसबी क्या होगा कि इनका एक बड़ा मार्केट शेयर बन जाएगा, और इस वजह से क्या होगा कि पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो ये राइज नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा बोरो नहीं करना पड़ेगा और ना ही गवर्नमेंट को बैंक में डालना पड़ेगा। बैंक अपनी तरफ से खुद परफॉर्म करेंगे और अपना जो खर्चा है वो खुद निकालेंगे, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा। However, अब इसमें क्या होगा कि द सेंट्रल बैंक विल हैव टू डाइल्यूट बैंकिंग रेगुलेशंस। तो अगर इस तरीके का एक अच्छा सपना गवर्नमेंट को देखना है, इस सपने को सच करना है, तो उसके लिए सेंट्रल बैंक्स को ज़रूरी है कि बैंकिंग रेगुलेशंस में वो थोड़ा सा डाइल्यूशन लाए, यानी थोड़ी सी नरमी बरते। अब अगर बात करें तो आरबीआई के लिए मुश्किल होगा दोस्तों इन नॉर्म्स में, इन रूल्स में डाइल्यूशन करना, यानी ये जो नियम बना दिए हैं आरबीआई ने, इसमें नरमी बरतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब मुश्किल क्यों होगा दोस्तों, समस्या ये आती है
कि जब आरबीआई अपने रेगुलेशंस को डाइल्यूट करता है तो उस वजह से क्या होता है कि एक तरफ तो आरबीआई ने रेगुलेशंस को कम कर दिया, नरम कर दिया, दूसरी तरफ इस बात का फायदा बैंक्स उठा लेते हैं और बैंक क्या करते हैं, बैड लोन को कैटेगरी से बाहर निकाल देते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं, इनको एंड कर देते हैं। अब क्या होता है, एक चीज है दोस्तों, एक प्रॉब्लम अगर आपके सामने मुंह उठा के खड़ी है, आपने इस प्रॉब्लम को कल पे टाल दिया, आपने इस प्रॉब्लम को कल पे टाल दिया, तो आज अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी तो कल तो आप ये प्रॉब्लम फेस करेंगे ही ना, कल कैसे बचेंगे आप इस प्रॉब्लम से। तो दोस्तों यही सिचुएशन चल रही है आरबीआई और बैंक्स के बीच में। आरबीआई क्या करता है, बैंक्स का जो बैड लोन है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए रेगुलेशंस को डाइल्यूट करता है, और अगर रेगुलेशंस को जब आरबीआई के द्वारा डाइल्यूट किया जाता है तो ये जो बैंक है ये क्या करते हैं, अपने बैड लोन्स को आगे शिफ्ट कर देते हैं। अब ये जो शिफ्टिंग है, ये जो पोस्टपोनमेंट है लोन का, ये एक और बड़ी प्रॉब्लम बनके कल सामने आएगा। यही सिचुएशन है दोस्तों, यही समस्या है। इसी वजह से आरबीआई के लिए नॉर्म्स को डाइल्यूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम अभी बड़ी है वो कल को हमारे सामने विकराल रूप धारण करके आ जाएगी। और ऐसा हवाबाजी में नहीं बोला जा रहा है दोस्तों, ऐसा हो चुका है। हुआ क्या था दोस्तों कि 2018 की बात है, इसी वजह से जब बैंकों ने अपना ये जो बैड लोन है इनको आगे शिफ्ट कर दिया था, इस प्रॉब्लम की वजह से हुआ क्या था कि बैड लोन 2018 में 8.96 ट्रिलियन तक पहुंच गए थे दोस्तों। 8.96 ट्रिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, और इतना तो सिर्फ भारत का बैड लोन है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का फंसा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार का जब सिचुएशन ओकर हो जाती है तो ऐसे में होता क्या है कि बैंक दिवालिया हो जाते हैं। तो इस बैंकों को दिवालिया होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, या तो छोटे बैंक्स को कलेक्ट करके इनका एक बैंक बना देती है, बड़ा बैंक बना देती है, या फिर एक बैंक को दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर देती है, या फिर उस बैंक के शेयर बेच देती है। और चौथा पॉइंट क्या होता है, चौथा पॉइंट ये होता है कि गवर्नमेंट जो है उन बैंक्स को रिकैपिटलाइज कर देती है, यानी उसमें पूंजी डाल देती है। अब वही दोस्तों, वही प्रॉब्लम आ गई, ढाक के 3 पात वाली प्रॉब्लम आ गई। जिस प्रॉब्लम से गवर्नमेंट बचना चाह रही थी, अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम गवर्नमेंट के सामने आ जाती है। और वो प्रॉब्लम क्या है, पब्लिक डेट जो है जीडीपी रेशो का वो अप हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अब यही प्रॉब्लम तो है जिसको गवर्नमेंट अवॉइड करना चाहती है, लेकिन अब अगर बैंक जो है अपनी मनमर्जी करते रहते हैं तो इस वजह से गवर्नमेंट के सामने और दूसरा विकल्प मुश्किल ही ओपन हो पाता है। अब अगर बात की जाए दोस्तों, तो आर्ग्यूमेंट है रिड्यूसिंग गवर्नमेंट डोमिनेंस फॉर ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि पब्लिक सेक्टर बैंक पे गवर्नमेंट का डोमिनेशन हो, यानी सरकारी बैंकों का प्रभुत्व हो। तो इसके विरोध में आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। द बेसिक आर्ग्यूमेंट दैट हैज बीन मेकिंग इट्स रूट इन द डिस्कोर्स ऑन बैंकिंग रिफॉर्म एंड रिड्यूसिंग डोमिनेंट स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर द बैंक्स। तो अब इसमें क्या है दोस्तों कि एक अजम्पशन ये लगाया जाता है कि जो सरकारी बैंक होता है इसकी सोवरेन गारंटी होती है। सरकारी बैंक हमेशा से एक सोवरेन गारंटी देता है कि मान लीजिए अगर हमारा बैंक दिवालिया हो भी जाता है तो आपकी जितनी रकम है उसमें से 10% कम से कम आपको मिल जाएगा। इस तरीके की ये जो शर्त है, ये जो सोवरेन गारंटी है, ये सरकारी बैंक के द्वारा दी जाती है। तो लोग, यानी जो बैंक में पैसे जमा करते हैं, मेरे या आपके जैसे लोग, हम ये क्या सोचते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक में प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमारा पैसा सेफ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक कभी भी दिवालिया हो जाता है और हम खाली हाथ। लेकिन जब हम अगर पैसा गवर्नमेंट बैंक में सेव करते हैं तो हमारा पैसा सेव हो जाएगा। कल को अगर गवर्नमेंट बैंक डूबता भी है तो कम से कम इतना % तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, यानी हम बिल्कुल खाली हाथ नहीं रहेंगे। तो ये एक अजम्पशन है दोस्तों, ये एक विश्वास है जो गवर्नमेंट बैंक ने हमारे ऊपर बनाया हुआ है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने गवर्नमेंट बैंक के ऊपर ये विश्वास बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये गारंटी दी हुई है। अब इस सोवरेन ओनरशिप को, इस गारंटी को बरकरार रखने के लिए कल को अगर वो बैंक डूबता भी है तो हर कस्टमर को पर्टिकुलर % का अमाउंट देने के लिए उस बैंक के पास कुछ अमाउंट तो होना चाहिए ना। इस अमाउंट को बनाए रखने के लिए परफॉर्मेंस तो जरूरी है ना दोस्तों। अगर बैंक परफॉर्म ही नहीं करेगा तो क्या मतलब बनता है उसकी सोवरेन गारंटी का, और क्या मतलब बनता है बचे कुचे पैसे वो वापस कर देगा। तो कोई
मतलब जब तक परफॉर्मेंस नहीं होगी तब तक कोई गारंटी की बात नहीं हो सकती। अब अगर बात करें तो अगर मान लीजिए कोई बैंक है, अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है तो स्टॉक मार्केट उसको पनिशमेंट दे देती है, बैंक को पनिशमेंट मिलती है, लेकिन जो डोमिनेंट शेयर होल्डर होता है, जो उस बैंक का मालिक होता है, उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। जो जिसके पास ज़्यादा शेयर होते हैं उस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। असर किसके ऊपर पड़ता है? उन सभी लोगों के ऊपर पड़ता है जिनके पास कम शेयर होते हैं। आप सभी को पता है शेयर मार्केट किस तरीके से काम करती है। कुछ शेयर मैंने खरीद लिए, कुछ शेयर किसी और ने खरीद लिए, कुछ शेयर किसी और ने खरीद लिए। तो अगर किसी बैंक में शेयर मार्केट में किसी बैंक के शेयर में गिरावट आती है तो जो बैंक का मालिक होता है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, बल्कि इसके जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं इनको झटका लगता है, इनको नुकसान होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे शुरुआत में ही ये जो छोटे छोटे शेयर होल्डर है ये सफ़र करते हैं। उसके बाद कौन सफ़र करेगा? उसके बाद हमारे आपके जैसे जो ऐसे लोग हैं जो बैंक में पैसा सेव करके रखते हैं, हमारे या आपके जैसे सेवर सफ़र करते हैं। और हम कब सफ़र करेंगे? जब ये सोवरिन गारंटी इसको रिमूव कर लिया जाएगा। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने दिन तक ये गारंटी यानी सोवरिनिटी को बरकरार रखती है। हाउएवर, if there is a large overlap between savers and taxpayers, then they are paying the price for saving themselves at one end. एक एंड पे दोस्तों savers और taxpayers ये दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम एक एंड पे तो ये अपने आप को सुरक्षित रखे। हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है दोस्तों, हम सिर्फ ये सोच कर चलते हैं कि कल को अगर प्राइवेट बैंक गवर्नमेंट बैंक कल को अगर दिवालिया होता भी है तो पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट उसको दिवालिया होने नहीं देगी, और खुदा ना खास्ता कल को अगर वो बैंक दिवालिया होता है तो कम से कम इतना % तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एक एंड पे अपने आप को सेव करते हुए चल रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि फाइनेंस फॉर द इकोनॉमी डज नॉट गो डाउन, तो इकोनॉमी का जो फाइनेंस है वो डाउन नहीं होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने आप को सेव करते हुए चल रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी जो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अल्टीमेटली हैज़ टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट्स, तो जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से ये जो NPA है और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है इनकी रिकवरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही है एक ऐसा रीज़न जो इंडिकेट करता है इंटरेस्ट रेट्स कट डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड, तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये ट्रांसमिट ना हो जाए, इसी को ये इंडिकेट करता है। अब अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन क्या ड्राइव किया जा सकता है? इवेंचुअल वे आउट फॉर RBI एंड गवर्नमेंट। तो दोस्तों वे आउट क्या हो सकता है RBI के लिए और गवर्नमेंट के लिए? द डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स इन द बैंकिंग सेक्टर शुड नॉट बी रेजिस्टेड। आप ये चाहते हैं कि सरकारी बैंक सरकारी ही रहे, प्राइवेट ना हो, तो दोस्तों अगर बैंकों में शेयर, जो सरकारी बैंक्स का जो शेयर है वो लगातार गिरता जा रहा है तो उसको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर ये द डिक्लाइन इन द शेयर यानी कि वही है दोस्तों, जो गवर्नमेंट बैंक में जो शेयर गिरते जा रहे हैं, लगातार प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं, तो इसको रेजिस्ट नहीं किया जाना चाहिए, इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा बात यह है, current trends broadly suggest that the banking sector is increasingly privatized by stealth much like the telecom sector। तो दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर धीरे धीरे करके चुपचाप बिल्कुल शांति से प्राइवेटाइज होता जा रहा है, उसी तरीके से हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी प्राइवेटाइज्ड होता ही जा रहा है। गवर्नमेंट के इतने एफर्ट्स के बावजूद भी ये जो गवर्नमेंट के शेयर है ये लगातार गिरते जा रहे हैं, बैंकों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है, वो NPA को वापस से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इन द लास्ट डिकेड द शेयर ऑफ PSB इन ओवरऑल लैंडिंग हैड ड्रॉप्ड शार्पली फ्रॉम 75.1% टू 57.5% एट प्रेजेंट। तो दोस्तों 2005 में जो लैंडिंग बास्केट थी वो इतनी थी 75% के आसपास, और 2020 में ये 57.5% ही रह गया है। तो एक डिकेड में इतना शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। एज PSBs कीप लूजिंग शेयर दे विल कॉज फीवर हेडेक्स फॉर द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक्स इन द डिकेड्स टू कम। यानी कि दोस्तों जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक लगातार अपने शेयर खोते जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आ रहा है गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल बैंक्स के
लिए, और आने वाले समय में तो और भी बड़ी समस्या बन के आएगा। While India does not face the trilemma as proposed by the former governor, unchecked privatization may not be the solution। तो आप प्राइवेटाइजेशन, जो अनचेक्ड प्राइवेटाइजेशन है, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। आप इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन देखिए। अ बैलेंस्ड अप्रोच इज नीडेड। एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है, वेयर द रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल फेलियर ऑफ प्राइवेट बैंक्स नीड टू बी इवॉल्व्ड। दीज नॉर्म्स मस्ट एड्रेस हाउ टू सिक्योर डिपॉजिटर इंटरेस्ट। तो दोस्तों, जो भी आरबीआई के द्वारा नॉर्म्स बनाए जाते हैं बैड लोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इन नॉर्म्स को इस तरीके का होना चाहिए कि जो डिपॉजिटर है उसका इंटरेस्ट बरकरार रहे, उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने वाली सिचुएशन ना आ जाए। तो यही था दोस्तों आज का हमारा सेशन। आई होप आज के सेशन से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।